स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं हुमरा और सबसे पहले बात कर्नाटक चुनाव की। स्वागत है आपका इस हमारी खास पेशकश में। मैं हूं भूपेश कोहली। कर्नाटक विधानसभा के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। विधानसभा की 224 सीटों में से 222 सीटों पर आज वोटिंग होनी है, जबकि मतगणना 15 तारीख को होनी है। कर्नाटक में वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई है, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। कर्नाटक विधानसभा की कुल 224 सीटें हैं। इसमें 36 SC, 15 सीटें ST समुदाय के लिए रिजर्व रखी गई हैं। कर्नाटक में कुल 2622 उम्मीदवार आज अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 222 उम्मीदवार, कांग्रेस के 220 उम्मीदवार, जेडीएस के 199, बीएसपी के 18, सीपीएम के 18, सीपीआई के 2 और एनसीपी के 14 उम्मीदवार शामिल हैं। कर्नाटक में कुल 4,96,00,000 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष की संख्या 2,52,52 लाख और महिला मतदाताओं की संख्या 2,44,00,000 है। चुनाव आयोग की तरफ से 97% मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए हैं। कर्नाटक में मतदान के लिए ईवीएम के साथ वीवीपैट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वोटिंग के लिए राज्य में 58,000 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 12,000 बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है, जहां पर सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। वहीं 450 पोलिंग बूथों की व्यवस्था पूरी तरह से महिलाएं संभाल रही हैं। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर 1.4 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके लिए एसएसबी और आईटीबीपी समेत कई अन्य अर्धसैनिक बलों को भी बुलाया गया है। बता दें कि कर्नाटक में शहरी सीट्स की तादाद खासी कम है। इसमें बेंगलुरु की 28 सीटें, धारवाड़ की 2 सीटें, मैसूर की 2, मैंगलोर की 2, बेलगाम की 2 सीटें, कुल मिलाकर 224 सीटों में सिर्फ 36 सीटें ही शहरी हैं। बाकी सभी विधानसभा सीट्स ग्रामीण हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे, जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं, 15 मई को आ जाएंगे। – 224 में से 222 सीटों पर आज वोटिंग। 15 मई को नतीजे आने हैं। कर्नाटक के राजराजेश्वरी विधानसभा सीट पर चुनाव टला। बड़ी तादाद में फर्जी वोटर आई कार्ड्स वहां पर बरामद हुए थे और इसी के चलते इलेक्शन कमीशन ने निर्णय लिया कि इस विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं होगा। छत्तीस सीटें SC, 15 सीट्स ST के लिए यहां पर रिजर्व रखी गई हैं। कुल उम्मीदवार आपको बता दें 2,622 आज अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 222, कांग्रेस के 220, जेडीएस के 199, बीएसपी के 18, सीपीआई सीपीएम के 18 और 2 एनसीपी के। बिल्कुल भूपेश, और की फैक्टर्स क्या क्या हैं वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। उससे पहले जरा अपने जो हमारे संवाददाता है उनका भी रुख करते हैं। विकास चंद्रा इस वक्त बेंगलोर में मौजूद हैं, सबसे पहले उनका हम रुख करेंगे। उसके बाद आलोक द्विवेदी बीजेपी दफ्तर में है और धीरेन्द्र कांग्रेस ऑफिस में है, सुमन कर्नाटका भवन में है। विकास, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अभी तक आप क्योंकि वहां पर जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, जो जिनकी तादाद 14% बताई जा रही है, या जो क्योंकि किसान हैं वो बहुत ज्यादा बेहाल है। अगर हम खुदकुशी का आंकड़ा यहां पर निकालें तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर आता है। क्या हाल है राज्य का, क्या कहना है जनता का? कि जनता तो अब हाल अपना बताने वाली है और जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य को ईवीएम में बंद कर रही है। यहाँ सुबह 7 बजे से ही पोलिंग बूथ पे लाइन लगी हुई है और यहाँ काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ एक परिपाटी भी है कि लेकर के लगभग 1 बजे तक लोग वोट डालते हैं, फिर बीच में रेस्ट होता है, फिर जो सेकंड हाफ होता है उसमें लोग वोट डालने के लिए आते हैं। जहां तक रहा सवाल अगर नौजवानों की बात करें तो उसी की राजनीति यहाँ बीजेपी कर रही थी, कांग्रेस कर रही थी कि जो पहली बार वोट डालने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जैसा आपने भी दर्शकों को बताया, तो उनको लुभाने की कोशिश की जाती है। इसी वजह से मोदी पहले 15 रैली करने वाले थे, बाद में उनकी 21 रैली करा दी गई, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता है कि मोदी के आने से जो नौजवान है वो लामबंद हो जाते हैं। बहरहाल किसानों की जहां तक बात आपने की तो कर्नाटक का शायद ही कोई ऐसा जिला है जहाँ किसानों ने आत्महत्या न की हो। मैसूर, अगर बेंगलोर की बात करें जो पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है, यहाँ भी किसान ने आत्महत्या की है। तो पूरे कर्नाटक का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहाँ किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। लगभग 3600 किसान आत्महत्या कर चुके हैं वर्ष 17 और 18 में ही, जिसमें मैसूर सबसे ऊपर है। मैसूर के बगल का जिला मांड्या दूसरे नंबर पे। यही वजह है कि कोई भी पार्टी यहाँ मुद्दों पर बात नहीं करना चाह रही थी।
कांग्रेस भी नहीं चाह रही थी, क्योंकि किसान आत्महत्या का मामला उठेगा, फिर वो सिल्क वाले किसानों का मामला उठ जाएगा, जो रामनगर एक इलाका है जो पूरी दुनिया में अपने सिल्क के लिए सबसे ज्यादा मशहूर है। तो ये, और बीजेपी की कोशिश ये होती थी कि केंद्र के मुद्दे उठे जो मोदी ने काम किए, तो कांग्रेस उसको नहीं चाहती थी। तो कुल मिला के कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मुद्दों की राजनीति यहाँ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बेनकाब करना चाहती थी। बड़ी बातें यहाँ पर कैंपेनिंग के दौरान देखी गई, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो और बड़े दावे किए गए हों, लेकिन क्या लगता है कि इन बड़े दावों में जो कर्नाटक के जमीनी मुद्दे थे या जो जमीनी हकीकत वाले मुद्दे थे, क्योंकि आप वहां पर लगातार दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कि वो कहीं जो छोटे अहम मुद्दे थे वो दब गए? निश्चित तौर पे दब गए, उसमें बात ही नहीं हुई। साधारण तौर पे जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो यह माना जाता है कि जो उस राज्य की समस्या है, जो राज्य की प्रॉब्लम है, जो उस राज्य की मांग है, जो उस राज्य में उठने वाले मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होगी, और होता भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। केंद्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे भी उठते हैं, गाहे बगाहे उठ जाते हैं। लेकिन यहाँ कर्नाटक में पहली बार दो चीजें बिल्कुल अलग देखने को मिली, कि चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो रहा हो या बीजेपी की तरफ से हो रहा हो, सीधे तौर पे व्यक्तिगत हमला, व्यक्तिगत वार, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे पे राफेल डील की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी आ रहे हैं तो राष्ट्रीय स्तर की बात उठा रहे हैं। कर्नाटक की जनता को राफेल डील से मतलब है, होना भी चाहिए, लेकिन ये तो विधानसभा के चुनाव है ना। यहाँ किसानों की आत्महत्या का मसला उठना चाहिए, स्थानीय स्तर पर जो भ्रष्टाचार व्याप्त है वो मुद्दा उठना चाहिए, यहाँ पीने की पानी की समस्या है वो मुद्दा उठना चाहिए। तो इन सब मुद्दों पर लोग कन्नी काटते रहे। कांग्रेस की चूंकि यहाँ सरकार थी, तो वो बिल्कुल कांग्रेस भी नहीं चाहती थी कि इन मुद्दों को उठे, ये मुद्दे उठे और इस मुद्दों पर चर्चा हो। जी विकास, आप बने रहिए हमारे साथ। आलोक द्विवेदी का रुख करते हैं, कांग्रेस दफ्तर में मौजूद है इस वक्त आलोक द्विवेदी। आलोक, क्या हाल है वहां का? और माफ कीजिएगा, बीजेपी दफ्तर में है, बीजेपी आज कैसे देख रही है? दिल्ली में बैठकर किस तरीके से जो रणनीति तैयार हुई कर्नाटक के लिए, जरा उसके बारे में बताएं। देखिए, कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए अस्मिता का प्रश्न है, और एक 1985 के बाद से वहां पर एक ट्रेंड रहा है कि कोई भी सरकार रिपीट नहीं करती रही। सिर्फ एक रामकृष्ण हेगड़े की सरकार थी, जनता दल, जिन्होंने 80 में भी जीता और 85 में भी जीता। उसके बाद से 85 के बाद से जितनी भी सरकारें आई वो वहां पर परिवर्तित होती रही, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, वही स्थिति बनी रही। इसलिए एक उम्मीद और एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी को कि इस बार, क्योंकि अभी तक जो सरकार है वो कांग्रेस की है, लिहाजा अब बीजेपी की सरकार जरूर आएगी। लोगों के जो वहां से एक तरीके से उनको सर्वे के जरिए रिपोर्ट्स भी मिली है बीजेपी को, उससे भी बीजेपी काफी उत्साहित है कि वो इस बार वापसी करेगी कर्नाटक में। और शायद यही वजह है कि पीएम, जैसा कि अभी हमारे साथी ने बताया कि 1 से 9 तारीख तक पीएम को सिर्फ 15 रैलियां करनी थी, वहां उनको 6 रैलियां उनकी और बढ़वाई गई। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह वो 34 दिनों तक कर्नाटक में प्रवास करते रहे। उन्होंने 33 बार कार्यकर्ताओं से इंटरेक्शन, सीधे इंटरेक्शन किया, 28 जिलों को उन्होंने टच किया। आप देखिए कि कितनी बड़ी तैयारी थी उनकी। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और मोदी सरकार के तमाम मंत्री, उनको वहां पर स्थायी रूप से ड्यूटी पे लगा रखा गया था, और जिले जिले की कमान और जिले जिले का प्रभार दे रखा गया था कि वो इस जिले के में विधानसभा स्तरवार प्रभारी बनाए गए थे, बाकी जो यहाँ से मोदी सरकार के मंत्री गए थे। तो आप देखिए कि किस लेवल की तैयारी की गई थी कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और शायद यहाँ कांग्रेस की तरफ से बात करें या जेडीएस की तरफ से बात करें, धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस ऑफिस से दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र, आपसे जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्या लगता है अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहेंगे? बिल्कुल, आपने सही कहा कि राहुल गांधी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां की गई, ताबड़तोड़ रोड शो किए गए, उस तरीके से देखने लगा कि राहुल गांधी वापसी कर सकते हैं, यहाँ पर सिद्धरामैया गवर्नमेंट की वापसी हो सकती है। क्योंकि जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, मैक्सिमम रिपोर्ट्स में यही कहा गया कि कांग्रेस को 120 सीटें मिल सकती हैं और वो सरकार में दोबारा वापस आ सकती है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से बता रहे थे आलोक सर जी की 15 की 21 रैलियां की गई नरेंद्र मोदी जी की, और उनको जिस तरीके से कहा गया कि रैलियां का तरीका गया, अमित शाह ने रोड शो जिस तरीके से किए, तो ये कहा जाएगा कि उनको कहीं ना कहीं एक डर जरूर था कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है। क्योंकि सिद्धरामैया का जो कद है, उन्हें साफ तौर पर देखा जाता है कि कर्नाटका में लोग सम्मान के तौर पर देखते हैं, और उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका जो चुनाव है वो आखिरी चुनाव है, और इसलिए वो चाहते हैं कि लोग उन्हें वापसी कराएं। तो ये जो एक मास्टर स्ट्रोक था उन्होंने जो इस तरीके से खेला, वो कहीं ना कहीं एक एडवांटेज बन सकता है कांग्रेस के लिए। जी, तो सुमन है कर्नाटक भवन से। सुमन, आपको क्या जानकारी मिल रही है? तो कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि
पीछे जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हर 5 साल बाद वहाँ का समीकरण बदलता रहता है। तो उन्हीं समीकरण के आधार पे अधिकारी आते हैं, कर्मचारी आते हैं। आज चुनाव है तो ज़्यादातर ऑफिसर जो हैं वो कर्नाटका जा चुके हैं और सबकी निगाह वहीं टिकी हुई है। तो हमें लगता था सुबह सुबह यहाँ कुछ लोग यहाँ सन्नाटा ही है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अभी आलोक जी कह रहे थे कि ऑफिसर्स अभी सारे डिप्लॉयड वहीं कर दिए गए हैं। मंत्रिमंडल में तकरीबन 90 ज्यादा एक महीने से बैठे हुए थे। गृह मंत्री को छोड़ के जितने सबकी ड्यूटी वहीं लगी हुई। हेल्थ मिनिस्ट्री देखिए, हेल्थ मिनिस्ट्री में तकरीबन 15 दिन से सन्नाटा है। जितने ऑफिसर्स हैं उनमें भी जो हमारे हैं वो जानकारी दे रहे हैं कि उनको भी और उनको भी कुछ न कुछ जिम्मेदारी दी गई थी। तो बीजेपी गवर्नमेंट ये है और खासकर 2019 भूपेश, सुमन की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। सुमन, कोशिश करेंगे एक बार फिर से आपके पास आने की। विकास चंद्रा हमारे साथ मौजूद हैं। विकास, अगर सेंसिटिव पूल्स की बात करें, 58,000 पोलिंग बूथ बनाए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। 12,000 पोलिंग बूथ जो है उनको संवेदनशील घोषित किया गया है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजामात यहाँ पर हैं। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इसके लिए पूरी ताकत झोंकी है इलेक्शन कमीशन ने। सेंसिटिव पोलिंग बूथ जो है उन पर खास नजर रहेगी इलेक्शन कमीशन की, सिक्योरिटी की। यहाँ पर किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं। जी बिल्कुल ऐसा, यहाँ किसी तरह की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं और इलेक्शन कमीशन इस तरह की व्यवस्था करने में बहुत उसको महारत भी हासिल है, अनुभव भी है और कभी भी इलेक्शन कमीशन इस मामले में लापरवाही नहीं बरतता है। जहाँ पे संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ हो या सामान्य बूथ भी है जहाँ उसे किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं है, तो वहाँ भी सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। आप देखिए 1 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को कर्नाटक चुनाव में लगाया गया है। और जो संवेदनशील बूथ है, हालांकि यहाँ अति संवेदनशील बूथ नहीं है, सिर्फ संवेदनशील बूथ है, तो वहाँ सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को लगाए गए हैं। कर्नाटक राज्य की पुलिस तो आई है, यहाँ की जो अर्धसैनिक बलों का सहारा लिया गया, दूसरे राज्यों को पुलिस को भी यहाँ पे बुलाया गया है। कुल मिला के 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षा में लगाया गया है ताकि जो चुनाव है वो भयमुक्त हो सके, लोग अपने घरों से निकले और आकर के अपना मतदान करें। तो इस व्यवस्था को इलेक्शन कमीशन ने सुनिश्चित किया है। अब लोगों पे है कि किस हद तक वो घर से निकलते हैं और निकल के अपना वोट डालते हैं। चुनाव आयोग ने अपनी व्यवस्था चाक चौबंद रखी है ताकि किसी को किसी भी स्तर पे परेशानी ना हो। हर स्तर, हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। हर बूथ पे रैंप भी बनाए गए हैं कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति आता है तो उसके लिए रैंप है कि उससे जाए। अगर बुजुर्ग हैं, जो नियम है कि 100 मीटर के दायरे में कोई गाड़ी सवारी नहीं आएगी, तो बुजुर्गों के लिए उससे भी शिथिल किया गया है। बुजुर्ग सीधे बूथ तक अपनी सवारी से पहुंच सकते हैं। तो चुनाव आयोग ने व्यवस्था सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐप का इस्तेमाल किया जा रहा है भूपेश इसमें। विकास, आपके पास आएंगे और जानकारी के लिए अपने खास मेहमानों के बारे में जरा बता दें जो हमारे पैनल में है। आनंद झा हैं, बीजेपी प्रवक्ता, इब्राहिम शेख कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे मुंबई से। उसके अलावा देवेंद्र शुक्ला जी हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट, और माधव आनंद हैं, आरएलएसपी के प्रवक्ता। इन खास मेहमानों से करेंगे चर्चा और जानने की हम कोशिश करेंगे कर्नाटक का मिजाज। तो सबसे पहले हम रुख करते हैं जरा बीजेपी का, और बीजेपी इस वक्त क्या सोच रही है। आनंद जी, कर्नाटक क्यों है अहम बीजेपी के लिए? देखिए, हमारे लिए 2014 के बाद हर राज्य अहम रहा है और हम जब चुनाव लड़ते हैं तो अपने काम को लेके और जनता के चिंता को लेके, साथ साथ देश का विकास, ये महत्वपूर्ण रहता है हम लोगों के लिए। तो हम अपनी सारी चीज़ों को, ताकि समाज का उत्थान हो सके, राष्ट्र मजबूत हो सके और कुशल नेतृत्व दे सकें, जनता की भलाई हो सके, ये ध्यान में रख के चुनाव लड़ते हैं। उसी क्रम में कर्नाटक है और हम लोग कर्नाटक की जनता जो बदहाल है, वहाँ इंदिरा कैंटीन में फूड जो है क्वालिटी बहुत गिरी हुई है, सड़कें अव्यवस्थित हैं, टूटी हुई हैं, विद्यालय ठीक से चलता नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी नहीं है जी। इन चीज़ों की चर्चा कांग्रेसियों ने कभी नहीं किया। पर येदियुरप्पा जी को आगे रखकर विकास का एजेंडा नहीं, तो येदियुरप्पा जी के आरोप लगाते हैं। येदियुरप्पा जी के समय में विकास का क्रम जारी था और वो मतलब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में येदियुरप्पा जी के साथ वहां पर विकास कार्य जारी रहेगा। वहां की जनता की भलाई के लिए सारी योजनाएं, जो केंद्र की योजनाएं हैं, 15 केसेस हैं आनंद जी पेंडिंग। देखिए, केसेज और कन्विक्शन दोनों में अंतर है मैम।
केसेज एक अलग विषय है और कन्विक्शन यदि होता है तो वो दोषी होता है। अभी ऐसा कुछ नहीं है और येदियुरप्पा जी वहाँ सर्वमान्य नेता हैं, जनता में सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनकी है और उनके नेतृत्व में हम लोग वहाँ चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री जी का चलिए, दावा भारतीय जनता पार्टी का और प्रधानमंत्री का भी यही रहा है। देवेंद्र शुक्ला हमारे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन एक्सपर्ट। देवेंद्र जी, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो उसके बाद कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जहां पर एंटी इनकम्बेंसी हर 5 साल में दिखाई देती है। जाते जाते लोग बदल देते हैं सरकार को। कोई भी सरकार पिछले 30, 35, 40 सालों में दोबारा अपने टर्म में वापस नहीं आ पाई। इस बार भी यही दिखाई देगा और ये बड़ा चैलेंज होगा सिद्धरमैया के सामने, कांग्रेस के सामने। जहाँ तक कर्नाटक की बात है और एंटी इनकम्बेंसी की बात है तो अगर आप आंकड़ों को उठा के देखेंगे तो ये कहना आपका बिल्कुल ठीक है कि लगभग पिछले 35-40 सालों में जो सरकारें हैं उनके आमतौर से रिपीट ना होने का ही क्रम वहाँ पे लगातार रहा है। 2008 में जो बीजेपी की सरकार आई थी वो पूर्ण बहुमत से नहीं आई थी। उसकी सीटें लगभग 113 जो बहुमत के आंकड़े के लिए होनी थी उसकी तुलना में करीब 5 या 7 सीटें कम थी। 108 सीटों पे बीजेपी जो है वो टिक गई थी। 2013 का इलेक्शन 2008 या किसी अन्य इलेक्शन की तुलना में बहुत दिनों बाद कर्नाटक में महत्वपूर्ण इसलिए था कि पहली बात तो आज जो मतदान हो रहा है, मतदान जो है वो लगभग 6% बढ़ गया था और जो गवर्नमेंट आई थी वो एक पार्टी की आई थी। इसके पहले आप 2004, 2006 या 99 के बाद जो सरकारें देखेंगे तो उनमें अनस्टेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा था। येदियुरप्पा की जो गवर्नमेंट है 2008 से 2013 के बीच में 3 मुख्यमंत्री बदल गए। येदियुरप्पा जब 2008 में आए तो 2011 में उनको जाना पड़ा, फिर उनकी जगह सदानंद गौड़ा आए, फिर उनकी जगह जो है जगदीश शेट्टार आए। तो स्टेबिलिटी एज ए सीएम भी बीजेपी नहीं दे पाई, जिसका कि खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा कि बीजेपी जब अगली बार 2013 में इलेक्शन में आई तो उसे अपने ट्रिपल डिजिट के आंकड़े से बहुत नीचे आके 40 पे आ गई। वोट शेयर में भी उनको लगभग आधा ही नुकसान हो गया था। तो कर्नाटक का जरा मिजाज जरा बताएं देवेंद्र जी, क्योंकि आप इतनी देर से जो बता रहे हैं, हमें आकलन बता रहे हैं, जो आंकड़ा बता रहे हैं कि कर्नाटक का मिजाज क्या रहा है, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव स्टेट कहा जाता है। उसमें ये कहा जाता है अगर 1% या 2% की अगर स्विंग होता है तो बहुत कुछ बदल देता है वो तस्वीर। जी देखिए, कर्नाटक अभी तक इतिहास रहा है। कर्नाटक अपने मिजाज में किसी भी स्टेट की तुलना में अद्भुत इसलिए है कि आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज उठा के देखें कि 99 में केंद्र में जिस पार्टी की सरकार थी कर्नाटका ने उसके उलट जाके दूसरी पार्टी की सरकार अपने स्टेट में बना दी। फिर आप 2004 में आइए कि 2004 में केंद्र में जो है वो कांग्रेस की सरकार जो है वो आ गई थी और 2006 में जब इलेक्शन हुए तो वहां पे सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बीजेपी थी। फिर 2008 में जब सब इलेक्शन हुए तो उससे ठीक 1 साल बाद पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट हुई थी। लेकिन 2008 में जब इलेक्शन असेंबली के हो रहे थे लगभग 1 साल पहले, तो वहां पे बीजेपी की सरकार बन गई। तो कर्नाटका में जैसे अभी इन्होंने कहा स्टेट और सेंट्रल का कोई तालमेल नहीं है, ये पिछली बार लोकसभा में 2014 में बीजेपी की चिंता भी यही है। बीजेपी की चिंता भी है। आनंद जी ने जैसे अभी कहा कि येदियुरप्पा जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में येदियुरप्पा जी के साथ, तो नरेंद्र मोदी तो आकलन किसका, येदियुरप्पा का कि मोदी का? नहीं, नरेंद्र मोदी जी का ही आकलन इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। वो इसलिए बेहतर होगा क्योंकि आप देखें अगर तो बीजेपी जो है उसके पास 2008 से 2013 के बीच में अपनी सरकार को लेकर चर्चा करने लायक बहुत सार्थक चीजें हैं नहीं। अगर सार्थक होती तो उन्हें एटलीस्ट 5 साल में 3 मुख्यमंत्री न देने पड़ते। अगर सार्थकता यह है कि अगर किसी भी स्टेट में 3 मुख्यमंत्री देना सार्थकता है तो फिर हर स्टेट में आप 2-2 साल या 6-6 महीने पे मुख्यमंत्री बना लीजिए तो और भी गवर्नमेंट इफिशिएंट हो जाएगी। तो सार्थकता के अर्थ में बीजेपी जो है वो 2008 से 2013 की अपनी गवर्नमेंट, जो पहली दक्षिण में इनकी सरकार थी कर्नाटका में, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। 2013 से 2014 में बीजेपी क्यों नरेंद्र मोदी को आगे करके वहां पे चुनाव लड़ रही है? बीजेपी इसलिए आगे करके उनको चुनाव लड़ रही है क्योंकि जब आप 2013 में देखेंगे तो भले ही सिद्धरमैया की गवर्नमेंट बनी थी, लेकिन जब ठीक 1 साल बाद इलेक्शन हुआ तो 28 सीटों में से, पार्लियामेंट की 28 सीटों में से बीजेपी के पास 17 सीटें आई थी। कांग्रेस पूरी कंट्री में सबसे ज्यादा सीटें, अपने 44 का जो उनका आंकड़ा था डबल डिजिट का, उसमें सबसे ज्यादा सीटें उनको
कर्नाटक से आई थी, हाँ, तो इसके बाद आपके केरल से आई थी। हाँ। तो बीजेपी के लिए स्टेट बहुत महत्वपूर्ण है। 17 सीटें उन्हें जो पार्लियामेंट की आई थी उसमें से 132 सीटें। माधव आनंद हमारे साथ मौजूद है। माधव जी, आप इस चुनाव को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी वर्सेस मोदी या सिद्धरमैया वर्सेस मोदी? मैं इस चुनाव को राहुल गांधी वर्सेस मोदी ही देखता हूं, क्योंकि कर्नाटक का जो चुनाव लड़ा गया है वो मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे लड़ा गया है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा कि जितनी भी स्टेट में इलेक्शन हुए हैं वहां चेहरा जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहे हैं और उन्हीं को चेहरा मानकर जो है चुनाव लड़ा गया है। और जनता ने भी जो वोट दिया है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पे वोट दिया है, न कि जो है वहाँ के जो चीफ लेकिन मिनिस्टर। यहाँ कर्नाटक में तो मोदी वर्सेस सिद्धरमैया हो रहा है सर। नहीं, मोदी वर्सेस सिद्धरमैया नहीं है, उसको बना देना एक अलग बात है। अगर आप वर्सेस की बात करेंगे तो राहुल गांधी मैदान में उतर गए। राहुल गांधी बोले कि प्राइम मिनिस्टर का दावेदार हूं 2019 में, उन्होंने खुद से ही बोला वहां, और प्राइम मिनिस्टर ने उसको काउंटर भी किया। तो वो, लेकिन देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो कर्नाटक की जो राजनीति है, कर्नाटक का जो इलेक्शन है, वो कहीं नहीं कहीं केंद्रीय मुद्दों पे भी वहां चुनाव लड़ा जा रहा है। और आज की डेट में जैसे देवेंद्र सर ने बोला कि कर्नाटक की जनता जो है ना बिल्कुल अब अलग ढंग से सोच रही है। अब वो चाह रही है कि केंद्र में जिसकी सरकार हो, स्टेट में भी उसी की सरकार बने, जिससे कि प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का। वैसे मेरा मानना है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सिद्धरमैया को जितना बजट दिया है उसमें यूपीए 1 और यूपीए 2 से बहुत ज्यादा दिया, लगभग 1,62,000 करोड़ के आसपास जैसे उनको जैसे बजट मिला है कर्नाटक को। ऑल्दो सिद्धरमैया जी ने उस बजट का उपयोग नहीं कर पाया, उसका जवाब नहीं दे पाया कि वो बजट का क्यों सदुपयोग नहीं कर पाए। लेकिन मेरा मानना है कि वो केंद्र के मुद्दों पे ही चुनाव जो है लड़ा जाएगा और लड़ा जा रहा है, और वहां की जो वोटिंग पैटर्न भी है, जो रिजल्ट भी आएगा, कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होगा उस चीज में। कोई किसानों की बात नहीं कर रहा है। किसानों की बहुत अहम बात है। देखिए कर्नाटक, आप लोगों ने कर्नाटक में सबसे ज्यादा किसान ने आत्महत्या किया, और मैंने पहले भी बैठा था चैनल पे, आप लोगों के मैंने बोला था कि इस बार के किसान जो है कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ जो है उनका झुकाव है, क्योंकि जो सिद्धरमैया की जो एंटी फार्मर पॉलिसी रही है, लोन माफ कर देने भर के ऐलान से ही, देखिए लोन माफ कर देना बहुत सालों से सुनता है, लोन माफ कर देना एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो कहीं ना कहीं वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। उस दिशा में कार्य करने की जरूरत है कि भाई किसानों के लिए किस तरह की नीति बनाया जाए, उसके फसल की पैदावार की जो है सो किस रूप में इसको सरकार जो है सो परचेज करे और मार्केट में जो लाभे, उस दिशा में सोचने की जरूरत है। आप 1 लाख 2 लाख और 5 लाख अगर विवफ कर देंगे तो वो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी हो सकती है। तो सरकार को इस दिशा में सोचने की जरूरत है, दोनों को, कांग्रेस को और बीजेपी को, दोनों को सोचने की जरूरत है कि सिर्फ विवफ से काम नहीं चलेगा। और भी खास मेहमान है, जरा उनको भी चर्चा में जोड़ते हैं। भूपेश, इब्राहिम शेख हमारे साथ मौजूद है, कांग्रेस लीडर है मुंबई से। इब्राहिम शेख साहब, आपका स्वागत है चर्चा में जुड़ने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ने जिस तरीके की एग्रेसिव कैंपेनिंग की है, मोदी और अमित शाह ने रैलीज की 50 से ज्यादा, राहुल गांधी ने भी 20 रैलीज की, 40 से ज्यादा रोड शोज किए, अपनी कैंपेनिंग से पूरी तरह से सेटिस्फाइड, गढ़ बचाने में कामयाब हो पाएगी कांग्रेस? जी 100% कामयाब हो पाएंगी, क्योंकि इसकी वजह देश की जनता जो है, जो मतदाता है वहाँ के, ये अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि देश चलाने के लिए कौन सक्षम है। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान पिछले 60 साल के अंदर हिंदुस्तान का विकास कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छी तरीके से की। और आज आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो चल रहा है, किसान मर रहे हैं, लोग मर रहा है की जो जिंदगी जीते हैं, नीचे के वर्ग के लोग परेशान हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो जैसे कि राहुल गांधी जी ने जो कैंपेन
और गजब की चीज ये है कि आमतौर से तो जो रूरल वोटर है वो वोटिंग के मामले में ज्यादा वोकल होता है, अर्बन वोटर कम होता है। इसका बहुत सिंपल आप एग्जाम्पल इस तरीके से समझ लीजिए कि 2013 में जब इलेक्शन हो रहे थे तो पूरे स्टेट में सबसे कम जो वोटर टर्नआउट था वो बेंगलोर में था, और सबसे ज्यादा आप वोटर टर्नआउट उठा के देखें वो चामराजनगर में था, जो साउथ कर्नाटका में आता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि बीजेपी के लिए चिंता क्यों ज्यादा है? बीजेपी के लिए चिंता इसलिए ज्यादा है कि जो मुद्दे हैं वो बहुत ही लोकलाइज हैं। ठीक है, जब अर्बन और रूरल का डिवाइड इतना तगड़ा होता चिंता है कर रही है कि राहुल गांधी जी ने जो कैंपेनिंग किया है, इसलिए खुद भारतीय जनता पार्टी बहुत चिंतित हो रही है कैसे इलेक्शन जीतना है, इसलिए हर तरीके के हथकंडे अपना रही है। राहुल गांधी अन्य राज्यों में कैंपेन नहीं किए थे, और राहुल गांधी जी का कैंपेन अन्य राज्यों में क्या परिणाम दिया? हम लगातार 2014 से एक पंजाब को छोड़ के लगातार चुनाव जीतते रहे हैं, और उसमें क्या राहुल गांधी जी कैंपेन नहीं किए थे? गुजरात में राहुल गांधी को भारत की जनता नकारती है। गोवा में आपने देखा आप है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जहां तहां पूरे भारतवर्ष में समर्थन मिला है। 2014 के बाद लगातार हम जीतने का क्रम जारी रखे। क्या राहुल गांधी जी उसमें कैंपेन नहीं किए थे? और क्या राहुल गांधी का पराक्रम वहां कम हो गया था? के अंदर इस तरह की जो बात नहीं है। मतदाता है, इन लोग क्या इन लोग लगता अच्छी है तरह कि क्या समझ वाकई चुके जिस हैं तरीके से कांग्रेस आरोप कि लगा रही है राहुल कि राहुल गांधी गांधी जी की एग्रेसिव कैंपेनिंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, भारतीय जनता पार्टी हो, थोड़ा बैकफुट पर आइए। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी वैसे करिश्मेटिक नेता हैं कि जिनके चुनाव प्रचार में होने से जो है बहुत ज़्यादा कोई फर्क पड़ता हो। सिद्धिरमैया जो है ज़्यादा टॉलेस्ट लीडर है राहुल गांधी की तुलना में, मेरा मानना है। तो राहुल गांधी से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सिद्धिरमैया ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं, और ये मैं इस बात को मानता हूं कि ये जो टक्कर है वो कांटे का टक्कर है। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव मैदान में उतरने से पहले कुछ और सिनेरियो था। प्रधानमंत्री जब चुनावी मैदान में आ गए तो सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। अब जो क्या ये बीजेपी को सूट कर रहा है? क्योंकि हमने देखा गुजरात में भी बिल्कुल आखिरी जो दिन थे वहां पर कन्विंसिंग हुई है, वहां पर कैंपेनिंग हुई है, तो क्या ये सूट करता है? हाँ, ये सूट बीजेपी को करता है। बीजेपी के मोदी जी जब बोलते हैं उनको सुनने के लिए लोग काफी देखिए बहुत पॉपुलर नेता है, एक विजनरी नेता है, वो जानते हैं कि मास को कैसे जो है कम्युनिकेट किया जाए अपने बातों को, इसमें महारत है। हालांकि उन्होंने अपना ट्रांसलेटर साथ में रखा। हाँ, ये एक अलग वर्ग के बिहार और उत्तर प्रदेश नहीं है। तो बहुत बड़े विजनरी नेता है, और मुझे लगता है कि बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा इसलिए मिलता है क्योंकि अपोजिशन के पास कोई नेता नहीं है, और राहुल गांधी सबसे बड़े जो है यूएसबी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो चूंकि उनके सामने कोई उस तरह का नेता नहीं है तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। दूसरा, कर्नाटका के चुनाव में क्या है कि जो जेडीएस है, जेडीएस का जो है परसेंटेज ऑफ वोट जो आने वाला है, जो आज शाम तक पता चलेगा या कल तक पता चलेगा, मुझे लगता है कि जेडीएस जो वोट काटेगा, और बीएसपी दोनों अलायंस में लड़ रहे हैं और ओबीसी भी सपोर्ट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का वोट काटने जा रहा है, न कि जैसे बीजेपी का वोट काटने जा रहा है। दूसरा, तीसरा एक मुद्दा है कि मठों का, मठ बहुत महत्वपूर्ण है कर्नाटका में। और आप देखेंगे कि अमित शाह जी ने लगभग जितने भी मठ है, चाहे लिंगायत समुदाय से हो, अलग समुदाय से हो, लगभग मुझे याद है कि 15 से 16 मठाधीशों से जो उन्होंने जैसे मुलाकात की, और राहुल गांधी ने भी मुलाकात किया। तो जबकि मठ लोगों का, मठाधीशों का ऐसा कभी निर्णय पब्लिकली नहीं होता है कि आप बीजेपी को सपोर्ट करो या कांग्रेस को सपोर्ट करो, लेकिन सिद्धिरमैया की जो एंटी हिंदुत्व पॉलिसी रही है, जैसे टीपू सुल्तान का एनिवर्सरी मनाना और एक्सट्रीम कास्ट बेस्ड बायस पॉलिटिक्स हो रही है, को अल्पसंख्यक का दर्जा देना, ये एक सबसे बड़ा था। तो मुझे लगता है कि जो मठ समुदाय है, मठाधीश जो है, कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जो है जा रहा है। चलिए, आपने मठों की बात की जी, इस पर भी हम चाहेंगे आपकी राय। और दूसरा ये कि सोनिया गांधी की वहां रैली होना, इसको आप कैसे देखते हैं? इंदिरा गांधी खुद चिकमंगलूर से लड़ चुकी हैं चुनाव, सोनिया गांधी ने भी चुनाव लड़ा है, कितना खास हो जाता है ये देखिए सोनिया का आना? देखिए, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या जो नरेंद्र मोदी, ये जो बहस हो रही है, इसमें मैं एक हल्की सी चीज बताना चाहूंगा जिससे कि चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाएंगी। बार बार ये चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी एक बहुत बड़े फेस हैं, राहुल गांधी कंपैरेटिवली छोटे फेस हैं। ठीक, मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है कि दिल्ली, बिहार और पंजाब, तीनों ही जगहों पे क्या सीएम ने रैलियां नहीं की थी? क्या वो पार्टी का फेस नहीं थे? क्या जिस काम की चर्चा आज कर्नाटका के संदर्भ में हो रही है, वो क्या काम उस समय पीएम के नहीं थे? सब था। इलेक्शन हार गए। बीजेपी ने एग्जैक्टली वहां पे ज्यादा बेहतर किया है जहां पे उनकी गवर्नमेंट नहीं थी। आप यूपी उठा के देख लीजिए कि यूपी में बीजेपी बहुत दिन से नहीं थी, आ गई। उत्तराखंड में कांग्रेस थी, बीजेपी आ गई।
आसाम में कांग्रेस रिपीट कर रही थी, बीजेपी आ गई, तो वहां करिश्मा दिखता हो, यहाँ नहीं दिखता। तो दोनों ही चीजें हैं कि नरेंद्र मोदी की दम पे ही चुनाव जीत लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। कर्नाटका में सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, 2013 का जो इलेक्शन हुआ था वहां भाजपा की 224 में से 110 सीटों पे जमानत जब्त हो गई थी। जमानत जब्त का बड़ा सिंपल सा अर्थ ये होता है, नरेंद्र मोदी उस समय भी थे, नरेंद्र मोदी उस समय पीएम के रूप में नहीं थे, लेकिन वो पार्टी के स्टार प्रचारक के तौर पे थे। बहुत ही सेंट्रलाइज वे में उन्होंने कैंपेनिंग की थी, सभी जगह कर सकते थे, 30 जिलों की जगह सिर्फ 3 जगह की थी। राहुल गांधी ने सभी जगह कैंपेनिंग की थी। तो कांग्रेस का जो वोटर बेस है वो कर्नाटका में बीजेपी की तुलना में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा माधव आनंद जी ने अभी कहा कि जेडीएस जो है वो कांग्रेस का वोट काटेगी, जेडीएस जो है बीजेपी का वोट नहीं काटेगी, ये भी एक माधव जी, अगर अभी जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जब वो वोटिंग मशीन के सामने पहुंचेंगे, बटन दबाना होगा, तो उनके दिमाग में क्या होगा? नरेंद्र मोदी, येदियुरप्पा, सिद्धरमैया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, या स्थानीय मुद्दे, गली की सफाई, लेक्स जो है वो खराब हो रही हैं, नदियां साफ नहीं है, स्थानीय जो मुद्दे हैं ट्रांसपोर्टेशन के, वो मुद्दे जहन में होंगे, या ये ऊपर के हवाई नेता उनके दिमाग पर, जैसा कि पूरी कोशिश की है सभी पार्टियों ने कि ये दिमाग में छाए रहें? उनके दिमाग में, मुझे लगता है कि वोटर के दिमाग में सिर्फ विकास की बात होगी कि विकास कौन सी पार्टी कर सकती है आज के डेट में। और मैं जैसे अभी भी अपने बातों पे मैं पूरा अडिग हूँ कि आज के डेट में विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, केंद्रीय नेता नहीं, केंद्रीय चेहरा नहीं है, और हम बीजेपी के पास जैसे केंद्रीय चेहरा है उन माननीय प्रधानमंत्री के रूप में है। बहुत बड़े राहुल गांधी अगर वहां पर गए तो कोई फायदा नहीं होगा? मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी के जाने से बहुत ज्यादा, मैं नहीं, इब्राहिम जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी। जो है वो एक ऐसा चेहरा है कि इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके, सोनिया गांधी से लेके राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है कि देश की जनता राहुल गांधी को अच्छी तरीके से समझ रही है कि देश की जनता के लिए जो उन्होंने बीड़ा उठाया है उसको भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देके हिंदुस्तान के ऊपर कांग्रेस पार्टी का ही झंडा ले रहे हैं और देश की जनता को बुरी तरीके से विकास मिलेगा। देखिए, सपना देखना अच्छी बात है, और राहुल गांधी जी भी सपना देखते हैं प्रधानमंत्री का, और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। कोई मैं भी सपना देख सकता हूं और कोई भी सपना देख सकता है, लेकिन क्या पहले राहुल गांधी अपने अमेठी को बचा पाएंगे? अमेठी की जो स्थिति है, आप अमेठी की स्थिति देखेंगे तो राहुल गांधी की हो सकती है कि राहुल गांधी अपना चुनाव चेंज करेंगे, इसीलिए उस पर बहस करने की बात नहीं है। कर्नाटक में रहिए, कर्नाटक की बात कर रहे हैं यहाँ पर। पूरी तरीके से लड़ने का काम किया है इसी। सर, आपके पार्टी में ही दो धड़े हैं, जो कोई कुछ लोग सोनिया गांधी को फॉलो करते हैं, कुछ राहुल बाबा को फॉलो करते हैं, तो उस पर बहस में नहीं जानी चाहिए। देवेंद्र जी, अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की बात की जाए तो क्या लगता है कि इस बार भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, या सिर्फ 3 पार्टियां ही केंद्र में रहेंगी, बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस? सीपीआई सीपीएम की बात करें, एनसीपी की बात करें, या दूसरी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, वोट अगर काटेंगे तो किसके फेवर में जाएगा ये? देखिए, कर्नाटक में इलेक्शन इतना ज्यादा सेंट्रलाइज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि बड़ी देश की सबसे जो 2 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो वहां पे पक्ष और विपक्ष के तौर पे आमने सामने हैं। तो छोटी पार्टियां के लिए बहुत ज्यादा अवसर नहीं है। बीएसपी ने जेडीएस के साथ अलायंस किया है, लेकिन बीएसपी का ऐसा वहां पे एमएलएस का नंबर निकल के नहीं आता है। उनके पास दलितों का वोट हो सकता है, मायावती के चेहरे पे जेडीएस को कुछ फायदा हो सकता है। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये कहना चाहूंगा कि जेडीएस जी, जरा आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जरा नेपाल का रुख करेंगे। यहाँ पर मोदी जी वहां पर मौजूद हैं मुक्तिधाम में, और यहाँ पर हम उसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन का दौरा है नेपाल का, पीएम का, और यहाँ पर बहुत अहम जगहों पर भी गए हैं। कल जनकपुर में मौजूद थे और आज मुक्तिधाम में यहाँ पर मौजूद हैं, और काफ़ी भव्य कार्यक्रम भी लगातार हो रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और लोग कई बार देखा गया कि अपनी बात कहते हुए पीएम से नजर आए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अहम कार्यक्रम ये 2 दिनों का। लेकिन नेपाल और भारत के बीच क्या रिश्ते मजबूत हो पाएंगे? क्योंकि अगर हम पिछले दिनों की बात करें और पिछला दौरा बात करें भूपेश, तो यहाँ पर ये देखा गया था कि नेपाल से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं आई थी। देवेंद्र जी, जरा इस पर भी चाहेंगे आप जरा बताएं, नेपाल और भारत के बीच जो दूरी बढ़ी है चीन के आने से, क्या पीएम का ये दौरा वो अहमियत वापस लेकर आएगा? देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने जो शपथ ग्रहण समारोह था उसमें जो नेबरिंग कंट्रीज है उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी थी। लगभग सभी जो प्रमुख प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अगल बगल के देशों से हैं
वो भारत उनके शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। जब पीएम ने अपने बाहर के दौरे शुरू किए हैं तो उसमें भी आप उठा के देखेंगे तो बगल में ही सबसे जो है वो हमारा जो छोटा सा देश है भूटान, जिससे भारत के रिश्ते जो हैं बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं और चीन के संदर्भ में उसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पीएम ने वहां विजिट किया था। ठीक, नेपाल पीएम की ये पहली यात्रा नहीं है। नेपाल इसके पहले भी वो 3 बार जा चुके हैं जी। और भारत के साथ जो नेपाल के रिश्ते हैं वो जल परियोजनाओं को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल की जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो चाइना के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चाइना ने वहां की जल विद्युत परियोजनाओं में बहुत सारा पैसा लगाने की बात कही है। इस बार भी इसी प्रोजेक्ट के लिए गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। माधव जी यहाँ ये जानना चाहेंगे, ये एक स्ट्रेटेजिक भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी थी कि जब आपकी कैंपेनिंग जो है वो कर्नाटक में खत्म होगी तो उसके बाद प्रधानमंत्री नेपाल में होंगे और वहां पर एक बड़ी रैली को संबोधित कर देंगे, अपनी बात भी रख देंगे, विकास की बात भी कर देंगे और आचार संहिता का उल्लंघन भी नहीं होगा। एकदम आपके बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। मैं ये बोलने ही वाला था लेकिन आपने अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का पार्ट है। देखिए नेपाल के साथ अपना ना रोटी और बेटी का जो है रिश्ता है नेपाल के साथ, स्पेशली बिहार के साथ। जो मैं भी बिहार से बिलोंग करता हूं तो मुझे पता है कि नेपाल का कितनी जो है इंपॉर्टेंस है। कल माननीय प्रधानमंत्री जनकपुर में एक जो है एक रैली को भी संबोधित किया। रैली नहीं बोल सकते लेकिन हाँ जनता के वहां के लोगों को संबोधित किया और देखेंगे कि उसमें रामायण सर्किट की उसने बात की, उन्होंने 5T की बात किया। अब 5T का जो डिफिनेशन प्रधानमंत्री, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ कि बहुत विजनरी लीडर हैं। उनकी जो एक सोच है, राहुल गांधी जी कहीं उस पर नहीं आते हैं। वो फिंगर टिप्स पे 5T के बारे में जो उन्होंने बताया, ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशन, टूरिज्म और बला बला 5 जो बताया। इसलिए मोदी जी चैलेंज करते हैं राहुल को कि आप 15 मिनट बोलकर दिखाएं। एकदम बताएं। और वो ऐसा नहीं कि बहुत ही अच्छे वक्ता हैं और अपनी बातों को इतनी सफाई से रखते हैं कि जो उनको रखना होता रख लेते हैं, बड़े डिप्लोमेटिक वे में रख लेते हैं। लोगों को जो समझने वाला समझ भी जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी का पार्ट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है कर्नाटक चुनाव में उस रूप में, अगर बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट के रूप में मैं नहीं मान सकता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको मिलेगा, लाभ इसका मिलेगा। और नेपाल कनेक्टिविटी देखिए, जो वहां के जनता को जो संबोधित कर रहे थे और जो वहां कनेक्शन लग रहा था कि जैसे रामायण सर्किट की बात है। रामायण सर्किट क्या है? पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट को बढ़ाएगा, जो नेपाल के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग चाइना पे बात करते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना आप नोटबंदी की बात नहीं कर रहे हैं। नोटबंदी की वजह से जो नाराज हैं लोग वहां, देखिए वो एक और आज भी वहां पर करेंसी भारत की नहीं चल रही है। बहुत बड़ा मुद्दा है। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी कई बार डिस्कस किया। जब ओली जी दिल्ली में आए थे तो उसमें भी बात हुई थी। कुछ ऐसा होता है जो दिखता है वो हकीकत नहीं होती। और एक फैक्ट है कि नेपाल में अभी इंडियन रुपये जो डिमोनेटाइजेशन के टाइम में बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। एक ये चिंता का विषय है और मुझे लगता है दोनों सरकार जो है सो इस पे एक गंभीर जैसे डिस्कशन कर रही है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी, आरबीआई भी डिस्कशन कर रहा है और उसका कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मुश्किलें आई इस दौरान, खासकर अगर हम व्यापारियों की बात करें, छोटे जो व्यापारी थे उनको भी, क्या ये मुश्किलें दूर हो पाएंगी? जिस कनेक्टिविटी की बात हो रही है, क्या ये नाराजगी दूर कर पाएंगे पीएम? देखिए पीएम जो हैं वो पूरे देश के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे वहां पे हैं। ये दौरा ऐसा नहीं है कि वो मंदिरों के और कर्नाटक को मैसेज देने वाली जो बात है वहां, वो कहां तक आपको लगती है सही है? हुमरा, मुझे ये लगता है कि इस तरीके की चीजों में ये काकतालीय दोष जैसा है मेरे लिए कि कौवा आपकी खोपड़ी में बैठ गया, कोई मर गया तो उस दिन कहा गया कि भाई कौवा खोपड़ी में बैठे तो सीधे मौत ही होती है। तो मुझे ये नहीं दिखता है। पीएम के दौरे, देखिए पीएम के दौरे ऐसा नहीं है कि वो 11th आवर या 12th आवर में डिसाइड होते हैं। पीएम के दौरे 3-3, 4-4 महीने पहले से डिसाइड होते हैं। और नेपाल का दौरा ऐसा नहीं कि वो अनएक्सपेक्टेड उठे और चले गए या उन्होंने तय किया नहीं साहब कर्नाटक खत्म करके फिर इसके बाद हम वहां पे जाके पशुपतिनाथ के दर्शन करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों को बिल्कुल ही अलग करके देखना चाहिए। कर्नाटक से वो नेपाल में बैठ के कर्नाटक से पीएम कोई संदेश देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। तो ये दोनों ही चीजें बिल्कुल अलग हैं। पीएम के कर्नाटक दौरों को अलग देखना चाहिए और पीएम के नेपाल दौरे को मेरे विचार से बिल्कुल ही अलग देखा जाना चाहिए। अगर वापस कर्नाटक पे लौटें तो 19% दलित, अनुसूचित जनजातियां 5%, ओबीसी 16%, यानी कि SC, ST और अगर दलितों की बात करें तो कुल मिला के 30% वहां पर ऐसी जनसंख्या है जिसके जहन में ये डालना जरूरी था कि हम आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में आपको लेकर बहुत सारी बातें हैं। क्या दोनों के चुनावी घोषणा पत्र की अगर बात करें शुक्ला जी तो ये चीजें दिखाई दी? देखिए चुनावी घोषणा पत्रों में तो आपको बातें सिर्फ लिखनी होती हैं, ठीक। जैसे कि अभी जस्ट चुनाव के पहले, मतलब चुनाव जिस दिन घोषित होना था उससे लगभग 1 हफ्ते पहले उन्होंने लिंगायत कार्ड जो है वो लगभग 6 महीने पहले लिंगायत कार्ड उन्होंने खेल दिया, ठीक। अगर आपको लिंगायतों को स्पेशल रिलीजन या अलग माइनॉरिटी रिलीजन देना था तो 2013 से लेके 2018
2018 तक आपके पास बहुत लंबा समय था, आप आराम से दे सकते थे। अहिंदा फैक्टर पर ही कांग्रेस आज तक फोकस करती रही है, जो दलित, कुर्बा और मुस्लिम्स का है। बिल्कुल। सिद्धारमैया जो सीएम है, वो तीसरी सबसे बड़ी कम्युनिटी, तीसरी सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है उसी से आते हैं। ओबीसी कम्युनिटी है। वोकल लीडर जो हैं वो बड़े होते थे, और जेडीएस के पास भी खुद देवगौड़ा जो हैं वो उस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो कांग्रेस जब 2006 में सिद्धारमैया ने जेडीएस को छोड़ा, तो कांग्रेस ने उन्हें हाथों हाथ क्यों लिया? क्योंकि सिद्धारमैया खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिसका जो वोटर पॉपुलेशन है वो लगभग 8% के आसपास बैठता है। कांग्रेस का जो बेस वोट है वो दलित, माइनॉरिटी। लेकिन एक बात यहाँ पर देखने को मिली दक्षिणी राजनीति में कि देवेंद्र जी, यहाँ पर जो रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय पार्टीज हैं, वो बहुत ज्यादा हावी रही हैं, उन्हें जनता अवॉइड नहीं करती है। नेशनल पार्टीज जाती हैं, वहां पे लीडर जाते हैं, बोलते हैं, लेकिन ज्यादातर हमने यही देखा है, जैसे जेडीएस के बारे में अगर कहें तो कौन अंदाजा लगा सकता था, जो ओपिनियन पोल आए थे 2013 में, कि जेडीएस को इतनी सीट्स मिलेंगी और इतना वोट शेयर उनको मिलेगा बीजेपी के बराबर। नहीं, जेडीएस का वोट शेयर कांस्टेंट है। बीजेपी दरअसल क्या है हुमरा, ये फैक्ट्स का मिस इंटरप्रिटेशन है। जेडीएस का वोट शेयर बीजेपी के बराबर नहीं आया था, बल्कि बीजेपी घट के जेडीएस के वोट शेयर पे चली गई जी। आप जेडीएस का अगर वोट शेयर उठा के देखेंगे तो 99 में अपनी बिगनिंग से लेके और आज 2013 तक आप ये लगभग 20 वर्षों का जो समय उठा के देखेंगे, जेडीएस का वोट शेयर 18 से लेके 21% के बीच में वेरी किया है। और सीटें भी कि जेडीएस का सबसे बेस्ट जो सीट है वो 58 है, और सबसे जो लोएस्ट है वो उन्होंने जब से सबसे पहले इलेक्शन लड़ा होगा तो 10 के आसपास था। इसके बाद से उन्होंने हमेशा राइज किया है। तो जेडीएस इस, और देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी बहस के बीच में ये कहा गया था कि जेडीएस जो है वो कांग्रेस का नुकसान करेगी। मेरा सिंपल सा सवाल ये है कि नुकसान तो उस व्यक्ति का होता है जो फायदे में हो। कांग्रेस साउथ में बीजेपी की तुलना में बहुत बड़ा फोर्स है। बीजेपी जहां है ही नहीं, 19.9% मिला था बीजेपी को, जो 40 सीट्स आई थी 2013 की अगर हम बात करें, और जेडीएस को 20.2% मिला था। तो ये यहाँ पर आप देखिए बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखता है वोट शेयर में। नहीं, दरअसल क्या है कि आप हुमरा अगर फैक्ट्स को, पॉलिटिकल फैक्ट्स को उठा के देखेंगे तो आप ये बात समझ आ जाएगी आपको। येदियुरप्पा केजीपी के रूप में अलग हुए थे, और बी श्रीरामुलु ने भी बीजेपी से अलग हटके पार्टी बनाई थी। अगर इन 9.8 मिला था परसेंट जी, तो आप लगभग 20, लगभग 10 और लगभग 3, तो 20, 10, 30, 30, 33। बीजेपी का वोट शेयर जो 2008 में था वो यही था, बिल्कुल। और जेडीएस और कांग्रेस की चिंता भी यही है कि बीजेपी में फ्रेगमेंटेशन हुआ था, उनके 3 लीडर्स चेंज हुए थे, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे पाए थे, उनके वोट शेयर इंटैक्ट रहा था। इंटैक्ट इस अर्थ में था, देखिए येदियुरप्पा पे चार्जेस हैं, फिर भी उनको बाहर वापस क्यों ले आए? और वापस ऐसा भी नहीं कि बहुत दिनों में लेके आए। 2011 में वो पार्टी छोड़ते हैं और 2013 में उनकी वापसी हो जाती है पार्लियामेंट्री इलेक्शन के पहले, और बीजेपी को उसका फायदा मिलता है। माधव जी, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो लंबा डेरा डाला उन्होंने कर्नाटक में और अच्छी कैंपेनिंग भी करी, पूरी स्ट्रेटेजी रणनीति उनके आसपास घूमती है। क्या लगता है कि जेडीएस से भी बात हो गई होगी, ये देवेगौड़ा से बात हो गई होगी? अगर चुनावों के बाद जरूरत पड़ती है तो किस तरीके से उनका सहयोग लेना है या कैसे सरकार बनानी है? क्योंकि बीजेपी महारत हासिल कर चुकी है सबसे लोएस्ट सीट्स लेकर भी सरकार बनाने में। देखिए, अब वो तो प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में देवगौड़ा जी के लिए उन्होंने बड़ा ही अच्छे शब्दों का चयन करके उन्होंने भाषण में बोला भी था कि देवगौड़ा जी सम्माननीय है। देवगौड़ा जी का भी कहीं ना कहीं इंडिकेशन आया था। और देखिए, अगर उस तरह की बात अगर होती है हंग असेंबली, या जहां बीजेपी को अगर सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ेगी और जहां कांग्रेस भी जो दावेदार के रूप में लगे रहेगा, तो मुझे लगता है कि जेडीएस कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ ही आएगा। उसके पीछे 2 रीजन है। एक तो 2019 का लोकसभा चुनाव है। जेडीएस चाहेगी कि 2019 में केंद्र में जिसकी सरकार बने, और उसकी पूरी संभावना है कि मोदी जी पुनः प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, उसमें केंद्रीय नेतृत्व में उनकी भागीदारी हो। तो वो कभी भी, और दूसरी बात कि सिद्धिरमैया जो है, सिद्धिरमैया जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीएस से ही गए हुए हैं। तो उनका कभी मन ये नहीं होगा कि मैं जो है सिद्धिरमैया को दोबारा मुख्यमंत्री बनाऊं। तो अगर उस तरह की नौबत आती है तो मुझे लगता है कि जेडीएस जो है बीजेपी की तरफ जाएगा। जो ऑल्दो बीजेपी का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है जेडीएस के साथ है, आप देखेंगे कि पूर्व में भी सरकार बनी है। और देवेगौड़ा तो बड़े कॉन्फिडेंस होके बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा। नहीं, वो तो ठीक है, वो रणनीति का पार्ट होता है। कभी देवगौड़ा जी भी बोले थे कि अगर मेरा बेटा बीजेपी की तरफ जाएगा तो मैं सारा रिश्ता तोड़ दूंगा। अगले दिन स्टेटमेंट चेंज हो जाता है, अगले दिन स्टेटमेंट चेंज आता है। तो जहां साहब, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि किसी तरह की कोई
इसमें दुविधा नहीं होगी। सिद्धरमैया क्लीन मेजॉरिटी से सरकार बना रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी कांग्रेस का साथ देंगी, क्योंकि विकास की बात हो रही है, लोगों को तोड़ने की बात हो रही है, लेकिन कांग्रेस इस तरीके से अपनी रणनीति पर काम कर रही है। क्लीन मेजॉरिटी के साथ सरकार आएगी, इतना बड़ा दावा कांग्रेस का। देखिए, भ्रम पालना कांग्रेस में पुरानी बात है और लगातार उन लोगों का भ्रम टूटता रहा है। जो भी भ्रम पाले कि हर जगह हम सरकार बना रहे हैं, हर जगह हम जीत रहे हैं, वो भ्रम टूटा है। रही बात कि अलायंस की, तो हम क्लीन मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं और हम अपनी सरकार बनाएंगे और माननीय येदियुरप्पा जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हमारी योजनाएं इतनी मजबूत रही हैं कि वहाँ पर में लोग विकर्षण की स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस से। वहाँ पर में जितनी समस्याएं हुई, चाहे किसान की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो। आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस ने वहाँ पे काम नहीं किया? कांग्रेस ने काम ही नहीं किया और डिवाइसिव पॉलिटिक्स आजमाया कांग्रेस। कांग्रेस का कहना है कि किसानों की खुदकुशी के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार, केंद्र सरकार ने तो पैसा नोटबंदी के दिया लिए और केंद्र सरकार जिम्मेदार। आपको मोदी जी को लाना पड़ा? जहां पर भारतीय जनता मोदी पार्टी की को सरकार देखिए, नहीं मोदी जी होती को है, बुलाना वहां पर पड़ा, पैसा ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता, है। योजनाएं अटक जाती हैं। जब मोदी जी के नेतृत्व में स्टेट पूरे लीडरशिप भारत गायब चल रहा दिखी। है, नहीं गायब कहीं नहीं थी, लेकिन मोदी जी जब पूरे भारतवर्ष में और नॉट ओनली इन इंडिया, मैंने पहले भी कहा है कि पैन वर्ल्ड, जब रेडी बंधुओं की बात होती है तो फिर आप नहीं रेडी क्यों ये बार बार कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले तो उन पर भी है, तो फिर ये तो वही हो गया ना कि भ्रष्टाचार वर्सेस भ्रष्टाचार की लड़ाई आप कर रहे नहीं, हैं। भ्रष्टाचार का विषय तो है ही, लेकिन हमारे जो भी लीडर्स वहां हैं, स्थानीय लीडर्स, उसमें जैसे येदियुरप्पा जी पे ही सवाल उठता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो चार्ज सीटेड मतलब कन्विक्टेड नहीं है, अभी प्राइमरी स्टेज में है और यदि हो जाएगा तो उस दिन पार्टी निर्णय लेगी। राजनीति में सब कुछ जायज है? नहीं, जायज नहीं है, यही होता है, लेकिन एक चीज राजनीति निकल में कर आए। जायज नहीं। हमारी पार्टी 4 साल में एक भी टिंटेड व्यक्ति हमारे सरकार में, बताइए केंद्र की सरकार में एक भी व्यक्ति, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, इब्राहिम जी के पास जाएंगे, हमारे साथ ब्रेक के बाद भी बने रहेंगे, लेकिन माधव आनंद हमारे साथ बने रहे। माधव जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए।